हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल धीरज मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसा कि कल 17 अक्टूबर को आपका जूनियर सुपर टेट की परीक्षा कराई गई थी, तो आज मैं आपको इस वीडियो में मैथ साइंस, जिसमें मैथ का कम्प्लीटली सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और जो भी सॉल्यूशन होगा वो एकदम करेक्ट सॉल्यूशन होगा, और आप भी उस सॉल्यूशन को देखें और अपने क्वेश्चंस को चेक करें कि कितने सही हैं और कितने गलत हैं। लेकिन सॉल्यूशन कराने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे हाथ में जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज सी है। आपका जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है वो कौन सा है? सी है। तो इसी के अनुसार मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा, आप अपने आंसर मैच करते हुए जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सीरीज सी है मेरे पास, जिसमें आपका मैथ का जो पहला क्वेश्चन है वो 111वां वाला क्वेश्चन है, 111। तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, 111 वाला क्वेश्चन कह रहा है, यदि संलग्न चित्र में PA PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं और एंगल APB इक्वल टू 30 डिग्री है, तो एंगल AQB का मान क्या होगा? देखिए मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूं। यहाँ पर आपका ये सर्किल है, ये आपको फिगर दिया हुआ है, ये सेंटर O हो गया आपका। देखिए ये आपका Q हो गया, ये A है, ये B हो गया, ये P, ये एंगल आपका 30 गिवन है। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, एंगल AQB, यानी आपको एंगल AQB का क्या बताना है? वैल्यू बताना है। तो देखिए आपको पता है कि जब भी सेंटर से टेंजेंट पर हम जो भी जब हम सेंटर से जो टेंजेंट होता है उस पर जब कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी आपका 90 डिग्री होगा। तो ये 90, ये 90 और ये कितना है? 30। टोटल कितना हो गया? 210, यानी 210 हो गया। और आपका ये क्या होगा? एक चतुर्भुज हो गया, तो इसका सम कितना होगा? 360। तो ये वाला एंगल कितने का आ जाएगा आपका? 90 90 180 और 30, ये आ जाएगा आपका 150। ये वाला एंगल AOB कितना आ जाएगा? 150 डिग्री। और जैसा कि आपको थ्योरम पता है कि परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का कितना होता है? आधा होता है। कितना होता है? आधा होता है। तो अगर ये आपका 150 डिग्री का है तो ये कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। तो आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। तो 111 का जो आपका ऑप्शन होगा वो 2 वाला सही होगा। ऑप्शन 2 इज राइट। मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकते हैं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/3 हो, तो 4 के बराबर अथवा उससे छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए यहाँ पर आपसे बात की गई है, क्वेश्चन नंबर 112 है कि एक पास है, यानी डायस है, जिसको एक बार थ्रो किया गया है। एक डायस को थ्रो किया गया तो आपके पास टोटल सैंपल स्पेस कितना बनेगा? 1 2 3 4 5 6। ओके, ये आपका सैंपल स्पेस हो गया, जिसमें टोटल सैंपल्स कितने आपके? 6। जिसमें आपको किसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है? 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी है? 1/3 है। यानी 4 से बड़ी संख्या अपने पास कितनी थी? 2, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको कितनी गिवन है? यानी आप मान लीजिए P इक्वल टू आपको कितना गिवन है? 1/3। ये 1/3 आपका कैसे आया? ये 1/3 आपका टोटल 4 से बड़ी संख्या कितनी है? 1 2, यानी 5 और 6, यानी 2 सैंपल हो गया अपने पास। टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 6। तो ये कितना आया था? 1/3, जो आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो अब वो ये कह रहा है आपसे, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 4 के बराबर या 4 से छोटी संख्याओं की प्रोबेबिलिटी आने की क्या होगी, यानी क्या प्रायिकता होगी। तो टोटल कितने सैंपल है हमारे पास? 1 2 3 4। 1 2 3 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसको F मान लीजिए। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4/6।
यानी टोटल कितना आ जाएगा 2/3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता कितनी आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, 1 में से -1/3 को माइनस करके आपका 2/3 आंसर आ जाता। तो ये आपका 1 से 12 वाला क्वेश्चन हो गया, जिसका राइट आंसर कितना है आपका ऑप्शन 4। तो चेक कर लीजिएगा अपना आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टॉप कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 113। तो 113 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर बने सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए 113 में ये कह रहा है कि कोई अर्धवृत्त है यानी सेमी सर्किल है। क्या है? सेमी सर्किल है। इसके अंदर बने हुए त्रिभुज का अधिकतम से अधिकतम मान क्या हो सकता है, उसने ये पूछा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अर्धवृत्त के अंदर यदि कोई भी ट्राइंगल हम बनाते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ऑलवेज क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो आप यहाँ पर देखें तो हमें इसका जो रेडियस गिवन है वो 3 सेंटीमीटर गिवन है। कितना है? 3 सेंटीमीटर। ये क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल से हम मैक्सिमम पूछा उसने, तो जब हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये भी दोनों क्या होंगे, ये तो ऑलरेडी हाफ हाफ है ही, ये दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। यानी हम इसको भी 3 सेंटीमीटर क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। यानी मैक्सिमम आपको जो वैल्यू आएगा इसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो जब आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, जब आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, इसको आप मान लीजिए O, ये हो गया A B और ये हो गया C। तो ट्राइंगल COB का जब आप एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल COB जब आप निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 3 हो जाएगा, हाइट भी आपका कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये आपका क्या है, रेडियस है, उस वजह से आपका कितना हो जाएगा 3। तो ये कितना हुआ आपका 9/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली COA का निकालेंगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल COA आप निकालेंगे तो आपका जो एरिया होगा वो भी 9/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन उसने आपसे टोटल ACB का एरिया पूछा है, तो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे 9/2 टोटल कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्यूशन था 113 वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 114 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी हो 2 से छोटी हो, तब इस समीकरण का मान क्या होगा। तो देखिए आपके पास क्या कंडीशन गिवन है, इफ 114 वाला क्वेश्चन है, देख लेना। इसमें हमें गिवन है x की जो वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच में क्या कर रही है, लाई कर रही है। तो आपसे वैल्यू पूछा गया है x + 2 स्क्वायर रूट x - 1 स्क्वायर रूट x - 1। आपसे इसका वैल्यू पूछा गया है कि इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा। तो देखिए आपके पास में क्या है, x का जो वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए। जैसे मान के चलिए मैंने x = 3/2 ले लिया। कितना ले लिया, 3/2 ले लिया, जो कि 1 और 2 के बीच में क्या है, लाई कर रही है। अब इस वाली वैल्यू को आप इसमें पुट कीजिए। इस वाली वैल्यू को जब आप इसमें पुट करेंगे तो देखिए x की है में 3/2 और यहाँ पर रखेंगे तो 3/2 - 1। सिमिलरली यहाँ पे पुट कीजिए 3/2 - 2 3/2 - 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.5। ओके, और इसको जब आप पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये √2 आएगा। आप सॉल्व कर लेना, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो √2 आएगा। कितना आएगा, √2 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा।
और इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 2, ये भी स्क्वायर रूट 2 आएगा आपका, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1.5 स्क्वायर रूट 2 का वैल्यू आप इसको डेसिमल में लिखिए तो कितना होगा 1.14142। सिमिलरली यहाँ पे भी लिखिए 1.5 माइनस स्क्वायर रूट 2 का वैल्यू डेसिमल फॉर्म में कितना होता है 1.4142। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए और यहाँ पर ऐड कीजिए, ये टोटल ऐड करके आपका कितना हो जाएगा 2.9142। सिमिलरली यहाँ पे आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस कीजिए 4142, यहाँ पर 8 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 5 आ जाएगा आपका, और यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0। तो ये जो वैल्यू होगा आपका 0.0858। अब आप जब इनको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, इन वैल्यूज का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अप्रॉक्स ये वैल्यूज आ जाएगी आपकी 1.7071 प्लस इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 0.2929 आ जाएगा। और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे आपस में तो ये टोटल इक्वल आएगा 2K। ओके, तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आप अपना आंसर मिला लीजिएगा, कितना आ रहा था आपका, तो 114 वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 2 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें डेसिमल फॉर्म में नंबर गिवन है। 115वें क्वेश्चन में हमें नंबर डेसिमल फॉर्म में गिवन है और हमें उसको क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी P/Q की फॉर्म में क्या करना है कन्वर्ट करना है। तो देखिए नंबर क्या है अपने पास, 115 वाला क्वेश्चन है। देखिए नंबर है, मान लीजिए x इक्वल टू 23.43 बार का मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि 43 का क्या हो रहा है रिपीटेशन हो रहा है। ये जो वैल्यू है वो एंडलेस है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि मैं इसको थोड़ा और ओपन करूँ तो मैं इसी वैल्यूज को कैसे लिख सकता हूँ 23 43 43 43 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। ओके, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें इस नंबर को P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है P/Q की फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, x इक्वल टू मैंने लेट कर लिया, इतना आ गया आपका, इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है ना। इसी को हम शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से क्यों करेंगे, तो देखिए हमारे पास जितना बार यानी जितने ये हमारे पास क्या है 2 डेट्स का रिपीटेशन हो रहा है, तो 2 डेट है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो ये डेसिमल है जो 2 पॉइंट से इधर आ जाएगा। ओके, तो देखिए 100 से मल्टीप्लाई करने पर दोनों साइड में कितना आ गया 2343.4343, ठीक है ना। यानी ये डेसिमल है वो आपका 2 पॉइंट्स लेफ्ट से राइट में शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है, 100x में से x को घटा देंगे। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसे इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। फर्स्ट को सेकंड में से घटा दीजिए तो 100x माइनस एक्स इक्वल टू 2343.4343 माइनस आपका जो ऊपर वाला वैल्यू है 23.4343 डॉट डॉट। अब आप जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो देखिए डेसिमल के बाद का पार्ट एज इट इज सेम है दोनों में, तो ये तो हट जाएगा, आपका पूरा 0 0 हो जाएगा। अब 2343 में से 23 आप माइनस करेंगे इसमें से, तो 2343 में से 23 यानी 23 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2320, और यहाँ पे कितना आ गया 99x, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2320/99। तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, यानी P/Q की फॉर्म आ गई। तो यहाँ पर जब आप इसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2320/99। तो आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
आपको जो मैंने ये सॉल्यूशन बताया है ये आपका एक प्रोसीजर होता है कंप्लीट, जिस तरीके से निकाला जाता है। आप चाहो तो इसको शॉर्ट ट्रिक मेथड से भी निकाल सकते थे। इसमें जब हम इसको शॉर्ट मेथड से निकालते हैं तो होता क्या है कि जैसे आपका x इक्वल टू कितना है 23.43 पर क्या है 12। तो इसमें क्या होता है कि अगर जस्ट डेसिमल के बाद ही आपका नंबर्स पर बार लगा हुआ है, डेट्स पर बार लगा हुआ है, तो हम करते हैं क्या है कि इस पूरी वैल्यू को पहले लिखते हैं 2343, कोई भी पॉइंट नहीं लेते हैं, एज इट इज पूरी वैल्यू को हम उतार देते हैं, ठीक है ना। अब आपका जो ये पार्ट होता है इंटीजर पार्ट होता है, इस इंटीजर पार्ट में क्या होता है जो वैल्यू होती है उसको इस वैल्यू में से क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। और जितने नंबर्स पर आपका बार लगा हुआ, जितनी डेट्स पर आपका बार लगा हुआ उतने से 99 से डिवाइड कर दें, 2 डेट्स और 2 9 नीचे हम लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2320/99, ऐसे भी आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116 वाला। तो देखिए 116वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, मैं आपको ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज सी करा रहा हूँ जिसमें मैं मैथ को आपको कंप्लीटली सॉल्व करा रहा हूँ जिसका 116वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, यानी द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द इन सर्किल एंड सर्किम सर्किल ऑफ अ स्क्वायर विल बी। तो देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे कि ये आपके पास कोई स्क्वायर है, ठीक है। अब इस स्क्वायर के अंदर कोई इन सर्किल बनाया, ये इन सर्किल है आपका, और इसी के बाहर ये आपका सर्किम सर्किल है, ओके। तो या तो आपको पता ही होगा या फिर मैं बता देता हूं। मान लीजिए स्क्वायर की मैंने साइड मान ली, स्क्वायर की साइड कितनी है a सेंटीमीटर मान लिया मैंने, ठीक है ना। तो जब स्क्वायर की साइड a सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक जो आपका ये टोटल डायमीटर हो गया, ये क्या हो गया टोटल डायमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो जो रेडियस हो जाएगी इन सर्किल की वो कितनी हो जाएगी a/2। इन सर्किल की रेडियस कितनी हो जाएगी a/2। अब देखिए जैसा कि ये आपका क्या है कॉर्ड है, ये क्या है इस सर्किल के लिए आउटर सर्किल यानी सर्किल सर्किल के लिए ये क्या हो गया एक कॉर्ड हो गया। जैसे मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ ABCD, ध्यान से देखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या हो गया सर्किल सर्किल के लिए ये क्या हो गया कॉर्ड हो गया BC, ये सेंटर O हो गया। O से यदि मैं BC पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये कॉर्ड यानी जीवा को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या है ये स्क्वायर की साइड है जो a सेंटीमीटर लेंथ है जिसकी, तो ये भी क्या हो जाएगा a/2, यानी यहाँ पर आप इसको P मान लीजिए। तो PC की लेंथ कितनी हो जाएगी a/2। तो जब ये a/2 हो गया और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई a/2, यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है इसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ a/2, ठीक है ना। a/2 ये हो गया OP और ये PC की वैल्यू कितनी हो गई लेंथ कितनी हो गई a/2। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, हमारे पास इन सर्किल का रेडियस आ गया a/2। अब हमें सर्क्यूम सर्किल का रेडियस निकालना है तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाएगी। ट्राइंगल OPC, इन ट्राइंगल OPC में यदि देखें आप तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो OP कितना है a/2, तो इसका स्क्वायर PC कितना है a/2, इसका भी स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा a² अपॉन 4 और टोटल कितना आ जाएगा 2a² 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा यानी a² आ गया। कितना आ गया a² आ गया। तो देखिए OC स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, तो OC इक्वल टू कितना आ जाएगा a/√2, यानी यहाँ पे इधर स्क्वायर है तो इधर √2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो OC है और जो OC है ये क्या है हमारे पास सर्किल सर्किल की क्या है रेडियस आ गई, ठीक है ना। सर्किल सर्किल की क्या आ गई रेडियस आ गई, तो ये हमारे पास आ गया a/√2। ओके फ्रेंड्स, अब देखो मैं यहाँ पे स्पेशली नोट कर देता हूँ। मान लीजिए R जो है वो इन सर्किल की रेडियस है, ये कितनी है a/2 और कैपिटल R से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ
सर्किल की रेडियस को, ठीक है ना। ये मेरे पास दोनों सर्किल्स की रेडियस आ गई, ये इन सर्किल की रेडियस है, ये सर्किल की है। तो अब हमसे पूछा क्या कि इन दोनों के एरियाज का रेशियो क्या होगा। तो पहले सर्किल का, इन सर्किल का अगर मैं एरिया निकालूं तो कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ इन सर्किल, रेशियो ले लीजिए डायरेक्ट, ठीक है ना, और एरिया ऑफ सर्किल कितना आ जाएगा टोटल, पाई आर स्क्वायर, यानी a/2 का स्क्वायर रेशियो पाई a/√2 का स्क्वायर। तो इन दोनों का कितना आ जाएगा एरिया का रेशियो। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a² कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है ना, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, a²/2 आ गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे भी ऊपर 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, a²/4, और ये a²/4 इंटू 2 हो गया, a²/4 से a²/4 कट गया, तो ये रेशियो आ गया आपका 1:2। ओके, ये मैं आपको कंप्लीट सॉल्व करके बता रहा हूँ, नहीं तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि सर्किल और इन सर्किल की रेडियस का रेशियो हमेशा कितना होता है, 1:2 होता है। ओके, लेकिन आप कंप्लीटली इसका सॉल्यूशन देखें तो इस तरीके से आपका इसका आंसर आएगा। तो इसका कितना आंसर आएगा, 1:2। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अपना मिला लीजिएगा, आपका सही है या गलत है। ये आपका 116 का क्वेश्चन कंप्लीट हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 117। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 117, जिसमें आपको टेबल दी गई है और पूछा है कि 10 से अधिक तथा 40 या 40 से कम प्राप्तांकों वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। तो क्वेश्चन पेपर आपके पास में होना चाहिए। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं उतार रहा हूँ, मैं इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 से अधिक, जैसा आप देख पा रहे होंगे, 10 से अधिक वाले जो छात्र हैं और 40 से जो कम वाले छात्र हैं वो कितने हैं, 4 और 6 10 और 3 13, ठीक है ना। टोटल कितने हैं, 13 स्टूडेंट है, ठीक है ना। और टोटल अपने पास जो छात्रों की संख्या है वो कितनी है, 20। 2 4 6 6 और 6 12, 12 और 6 कितना हो गया, 18 × 20, तो 30/20 इंटू 100, 20 से 5 यानी 65% आ गया। तो आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। 117 का ये वाला आंसर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है 118। देखिए 118 वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा है, उसने पूछा है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 का वैल्यू पूछा है आपसे। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हैं। देखिए साइन इनवर्स 5/13 को tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो tan इनवर्स में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आएगा tan इनवर्स 5/12। आप इसको कन्वर्ट जब tan में करेंगे तो इतना ही आएगा, आप कर लीजिएगा। और cos इनवर्स को जब आप tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो tan इनवर्स 4/3 आएगा। कितना आएगा, tan इनवर्स 4/3। अब जैसा कि आप जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये होता है आपका tan इनवर्स x प्लस y यानी 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस x इंटू y। 5/12 इंटू 4/3। देखिए इसको सॉल्व करिए tan इनवर्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 63/16। आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। tan इनवर्स 63/16 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक चतुर्भुज की रचना करने के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 119 है आपका। 118 वाला क्वेश्चन ये था जिसका आंसर इतना आ रहा है 63/16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119। एक चतुर्भुज की रचना करने के लिए न्यूनतम कितने स्वतंत्र आंकड़ों की आवश्यकता होती है। तो देखिए
हमें चतुर्भुज की रचना करने के लिए कम से कम 4 आंकड़ों की जरूरत होती है, और यहीं पर यदि अधिकतम पूछता तो अधिकतम के लिए कितना आ जाता, 5 आ जाता, ठीक है ना। न्यूनतम आंकड़ों के लिए उसने हमसे क्या पूछा है, न्यूनतम आंकड़े, तो कितने चाहिए, 4, और मैक्सिमम पूछता अधिकतम आंकड़े पूछता तो आपका कितना हो जाता, 5। तो आपका ये वाला आंसर क्या होगा, राइट होगा, यानी 119 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120 में क्या कह रहा है कि आपके पास कुछ संख्या दी गई है, स्क्वायर रूट 0.9, फिर है 0.9, फिर है 0.9 और 0.9 की पावर 3। और देखिए, जैसा कि आपको एक रूल पता होगा कि जब भी डेसिमल वाली संख्या, कोई भी एनी संख्या हो, जैसे मान के चलिए मैंने 0.1 ले लिया, 0.1 का स्क्वायर ले लिया, 0.1 का क्यूब ले लिया, 0.1 का पावर 4 ले लिया, तो यहाँ पर यदि आप देखें तो इन सभी नंबर्स में आपकी जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो 0.1 होगी, बाकी के सभी नंबर्स आपके क्या होंगे, स्मॉल होंगे। यानी डेसिमल नंबर वाले, यानी डेसिमल नंबर पर या डेसिमल नंबर वैल्यू पर जब आपकी पावर इंक्रीज होती है तो वो संख्या छोटी होती जाती है। तो यदि आप इन सब में चेक करें, 120 में जो आपको क्वेश्चन गिवन है, तो स्क्वायर रूट 0.9, जिसका मतलब क्या होता है, 0.9 की पावर कितनी है, 1/2। सेकंड वाला ऑप्शन आपको क्या है, 0.9, फिर आपको क्या गिवन है, 0.9 का स्क्वायर, फिर आपको क्या गिवन है, 0.9 का क्यूब। तो इन सभी में कौन से नंबर पर वैल्यू सबसे छोटी है, तो 0.9 की 1/2, इनमें सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, पावर 1/2। तो यही आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। तो आपका 120 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट 0.9 वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेट सी में सॉल्व करा रहा हूं, आपके पास पेपर होना चाहिए। देखिए 121 वाला क्वेश्चन है, For how many real values of n the equation a raised to the power 2n square plus 2 और इक्वल टू जिसके क्या दे रखा है, 1। यानी 121 वाला क्वेश्चन है जिसमें a का पावर 2n स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1। तो देखिए कोई भी नंबर हो उसके ऊपर कितनी भी पावर हो, जैसे मैं यहीं पे एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे a है, ए का कोई भी पावर p है, यदि इसके इक्वल टू 1 दे रखा है, इसके इक्वल टू 1 दे रखा है, तो जैसा आप जानते हैं ए की पावर 0 होती है जब भी 1 होता है, यानी किसी भी नंबर के ऊपर वैल्यू यदि पावर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो इसी सिमिलरली यहाँ पर ए की पावर 2n स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू कितना दे रखा है, यहाँ पर 1 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो 2n स्क्वायर प्लस 2 है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो देखिए 2n स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा जब भी तो 1 आएगा। यदि मैं 2n स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो ए की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। जब ये इक्वेशन क्या हो पाएगी, सेटिस्फाई। तो यहाँ पर हम सॉल्व करके देखते हैं, एन की वैल्यू निकालते हैं, क्या आंसर आएगा देखिए। तो देखिए यहाँ पर 2n स्क्वायर इक्वल टू -2, n स्क्वायर इक्वल टू -1, n इक्वल टू क्या आ गया, स्क्वायर रूट -1, जो कि क्या होता है, आयोटा। यानी ये क्या हो गया, आपका इमेजिनरी नंबर आ रहा है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर n की किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है ना, यानी यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, मतलब यहाँ पर n का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसके लिए इस पूरे का वैल्यू कितना आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 0 सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो 121 का सेकंड ऑप्शन सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 122 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याओं का अंतर, 122 क्वेश्चन कह रहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहते हैं जिन दोनों सेंटर्स का सेंटर एक ही हो, दोनों सर्किल्स का क्या हो, सेंटर एक ही हो।
ये बड़ा वाला सर्किल है, ये छोटा वाला सर्किल है, इन दोनों का सेंटर क्या है, एक ही है, यानी ओ सेंटर मान लिया, ठीक है ना। तो इन दोनों की रेडियस के बीच में, ठीक है ना, इन दोनों की रेडियस का अंतर कितना है, 2 है, यानी इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगी और इसकी रेडियस ये पूरी होगी, ठीक है ना। तो इसकी रेडियस मैंने मान ली r और इसका मान लिया मैंने कैपिटल R, ठीक है ना। तो इन दोनों की रेडियस का अंतर कितना दे रखा है हमें, r माइनस r इक्वल टू 2। ओके, देखिए फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, और उनके एक दूसरे को बाहत स्पर्श करने पर उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, 8 सेंटीमीटर है। अब इन्हीं दोनों सर्किल्स को यदि हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों के सेंटर्स की जो दूरी है, सेंटर्स की जो दूरी है, तो इसकी रेडियस कितनी थी, r थी, और इसकी रेडियस कितनी थी, स्मॉल r, ठीक है ना। ये o हो गया, ये o डैश हो गया। तो इन दोनों के सेंटर्स की दूरी कितनी है, 8 है। तो यानी हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया, और यहाँ से अगर यदि हम इक्वेशन बनाएं तो r प्लस r इक्वल टू कितना आ गया, 8। ये इक्वेशन सेकंड आ गया, ठीक है ना। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जब आप इन दोनों को सॉल्व करें तो कह रहा है बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो हमें r का वैल्यू बताना है, बड़े वृत्त की त्रिज्या बताना है, यानी r का क्या बताना है, वैल्यू बताना है। तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। आप जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो r से r कैंसिल हो जाएगा, 2r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10, 2r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। तो बड़े वाले वृत्त की यानी इस वाले सर्किल की रेडियस कितनी आ गई, 5 आ गई। तो 122 का जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन 1 सही होगा, ठीक है ना, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। इफ द डिफरेंस ऑफ रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक, सॉरी नेक्स्ट वाला है, इफ x रेज टू दी पावर 3 की भी पावर है, यानी आपसे ये पूछा गया है कि आपके पास कोई एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x की पावर 3 की पावर n प्लस y की पावर 3 की पावर n, ठीक है ना, इज डिविजिबल बाई x प्लस y, इज डिविजिबल by x plus y, then n will be क्या होगा। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि यदि ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू x प्लस वाई से डिविजिबल हो, यानी x प्लस वाई से डिवाइड हो जाती है, तो बताइए n की किस वैल्यू के लिए यह क्या होगी, x प्लस वाई से डिविजिबल होगी। तो देखिए आपको पता है कि एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। जब हम इसके फैक्टर करते हैं एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब के, तो ये फैक्टर आते हैं, यानी ये वाला फैक्टर एक्स प्लस वाई से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि एक्स प्लस वाई इसका क्या एक फैक्टर है, ठीक है ना। तो सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो x की पावर है वो 3 है। अब यहाँ पर n के लिए पूछा है, मान लीजिए यदि मैं n इक्वल टू, यहाँ पर एक तरीके से आप ऐसे मानेंगे तो यहाँ पर n क्या है, 1 है, आपका कितना है, 1 है, कितना है, 1 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ 3 की पावर 2 ले लिया मैंने, तो अब मेरे पास ये कितना आ जाएगा, x की पावर 6, y की पावर 6। अब यदि आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपका ये वाला फैक्टर इस तरीके से नहीं आएगा, मतलब इसको जब आप ओपन करेंगे तो इसको ओपन करने के बाद में ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं होगा इस तरीके का, ठीक है ना। तो आपका जो 123 का जो ऑप्शन होगा, 123 का जो ऑप्शन होगा वो आपका कितना होगा, n इज ओनली पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यानी ये वाला जो x प्लस वाई इसको कब डिवाइड करेगा, जब n क्या होगा, केवल पॉजिटिव हो और केवल ऑड हो। अब यहीं पर मैं 3 कर दूं, यहीं पर n की जगह पर कितना ले लूं, 3 की पावर 3 और बाई 3 की पावर 3, तो x की पावर 9 प्लस y की पावर 9। अब आप जब इसको ओपन करेंगे, अब आप जब इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद में आपको ये वाला फैक्टर इसमें क्या होगा, मिलेगा, ये वाला फैक्टर मिलेगा।
और ये वाला फैक्टर मिलेगा तो x प्लस वाई से ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। तो यही है आपका कि जो n का वैल्यू होगा वो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा और क्या होगा, ऑड इंटीजर होगा। क्या होगा, ऑड इंटीजर होगा। ठीक है ना। तो आपका इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 124। इसमें आपसे पूछा गया है समीकरण x माइनस 1/x² माइनस 9 इक्वल टू 3 माइनस 1/x² माइनस 9 के वास्तविक हलों की संख्या क्या होगी, यानी रियल सॉल्यूशंस की संख्या क्या होगी। तो देखिए 124 में क्या है, बच्चों ने क्या मिस्टेक किया है इसमें देखिए, x माइनस 1/x² माइनस 9 इज इक्वल टू 3 माइनस 1/x² माइनस 9। तो इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स ने यह मिस्टेक किया है कि क्वेश्चन को देखते ही इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया कि ये दोनों आपके क्या हैं, सेम टर्म्स हैं, तो आपने इन दोनों को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। हमेशा याद रखिए कि जब भी आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो कभी भी x वैल्यू को हम कैंसिल करते नहीं। ठीक है ना, कभी भी x वैल्यू को कैंसिल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप जब इसको सॉल्व करेंगे, इस समीकरण को सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, लीनियर फॉर्म में, तो ये देखिए ये आपका आ जाएगा x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 27 इक्वल टू 0। ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, आप इसको बना के लिख सकते हैं, आपका समय बचेगा। देखिए x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 27 इक्वल टू 0। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आएंगे आपके x माइनस 3 x प्लस 3। तो ये आपके क्या आएंगे, फैक्टर आएंगे। तो आपके पास कितने सॉल्यूशन आ गए, रियल 3 सॉल्यूशन आ गए। तो 124 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन 20 करेक्ट। ठीक है ना, मिला लीजिएगा, सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125। 125 क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। देखिए यदि x माइनस वाई और y माइनस 2x व्यंजक यानी एक्सप्रेशन x³ माइनस 3x² बाई प्लस लैम्डा x बाई स्क्वायर प्लस म्यू बाई क्यू के दो गुणनखंड हो तो लैम्डा और म्यू का वैल्यू आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। इधर सॉल्यूशन कराता हूं इसका। देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या गिवन है, x³ माइनस 3x² बाई प्लस लैम्डा x बाई स्क्वायर प्लस म्यू बाई क्यू। ठीक है ना, x³ माइनस 3x² बाई प्लस लैम्डा x बाई स्क्वायर प्लस म्यू बाई क्यू। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, इसके दो फैक्टर हमें गिवन दे रखे हैं, x माइनस बाई और y माइनस 2x। देखिए x माइनस बाई क्या है, इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर है। तो x माइनस बाई इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, बाई आ गया पहले फैक्टर के अकॉर्डिंग। तो यदि मैं x इक्वल टू बाई इस पूरे एक्सप्रेशन में पुट कर दूं, इसको मान लीजिए आप px इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए, मैंने px इक्वल टू इसको मान लिया एक्सप्रेशन को। ठीक है ना, तो ये आपके पास इतना आ गया। अब इस एक्सप्रेशन का x माइनस बाई क्या है, फैक्टर है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, बाई। x इक्वल टू बाई में इसमें क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। ठीक है ना, तो जब x इक्वल टू बाई में इसमें पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, बाई क्यू माइनस 3 बाई स्क्वायर बाई प्लस लैम्डा बाई स्क्वायर प्लस म्यू बाई क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। आपको पता है कि जब भी कोई, ये हमारा एक फैक्टर है, जो इसका क्या है, एक्सप्रेशन का एक फैक्टर है, जब हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो इस पूरे का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 इक्वल आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, इतना। तो यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बाई क्यू माइनस 3 बाई क्यू प्लस लैम्डा बाई क्यू प्लस म्यू बाई क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। बाई क्यू कॉमन आ रहा है आपका, 1 माइनस कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3 प्लस लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0। बाई 0 में चला जाएगा आपका, ये कितना आ गया, माइनस का 2, 1 माइनस 3 माइनस 2
लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0, लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। तो देखिए आप इसी तरीके से सिमिलरली दूसरा आपका जो फैक्टर गिवन है y इक्वल टू -2x उसको भी रख के 0 इक्वल कर सकते थे, लेकिन एग्जाम में हमेशा ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस में यदि आपको जल्दी शॉर्ट में करना है तो कुछ नहीं करना, लैम्डा प्लस म्यू दोनों का सम कितना आ रहा है 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है ना, इन 4 ऑप्शंस में से लैम्डा और म्यू दोनों का वैल्यू आप ऐड करके देख लीजिए, जिसका भी 2 आ जाए वही आपका क्या होगा राइट ऑप्शन होगा। तो 125 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए सेट सी में, तो जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है लैम्डा इक्वल टू कितना दे रखा है, ये मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, पहला ऑप्शन लैम्डा इक्वल टू कितना है 11/4 और म्यू का वैल्यू कितना है -3/4। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 - 3/4 8/4 इज इक्वल टू कितना आ गया 2, कितना आ गया 2 आ गया, जो आपकी इस वाली इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 125 का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, मिला लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 126 में आपको बताया गया है व्हाट इज द एरिया ऑफ द shadowed part in the figure if the radius of the circle is 42 centimeter and angle AOB is equal to 120 degree and O is the center of circle। यानी आपको डायग्राम बनाता हूं मैं, देखिए ये एक सर्किल है, ये इसका सेंटर है, रेडियस इसका 42 सेंटीमीटर हमें गिवन है, ये इसका कोण हो गया, ये जो एंगल गिवन है हमें 120 डिग्री गिवन है, और ये शेडेड पार्ट है, इसका हमसे एरिया पूछा है, ठीक है ना, इसका हमसे क्या पूछा है एरिया पूछा है। तो देखिए ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर, ठीक है ना, तो इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इस तरह आप एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ शैडोड पार्ट जब निकालेंगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपको फॉर्मूला देख लेना, θ/360 डिग्री πr² माइनस ½ BC sin A, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आपका 12th क्लास का फॉर्मूला है, ये वाला आपको याद होना चाहिए, ½ BC sin A ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज होता है। देखिए थीटा अपने पास कितना है, यानी मैं इस पूरे वाले, देखो ये जो पूरा एरिया है ना, ये वाला, ये जो पूरा एरिया है वो आपका ये हो गया। अब इस वाले पूरे पोर्शन में से यदि मैं इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है ना, मेरे पास ये वाला पूरा पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया मैंने, और ये पूरे सेक्टर का एरिया आ गया ये वाला, ठीक है ना। तो ये आपके पास सेक्टर का एरिया आ गया। यहाँ पर अब देखिए थीटा का वैल्यू अपने पास कितना है 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू आर कितना है 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए ½ BC, ये 12th क्लास का फॉर्मूला है। यदि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हो, हमें यदि कोई भी ट्राइंगल गिवन है और इस ट्राइंगल में यदि हमें ये वाला एंगल ABC, यदि हमें इसकी एडजेसेंट साइड्स गिवन हो, एंगल ए की एडजेसेंट साइड्स यदि हमें गिवन हो, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो ½ BC sin A होगा, ठीक है ना। इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा ½ BC sin A, ठीक है ना। तो सिमिलरली हम यहाँ पे यूज करेंगे ½ B का वैल्यू कितना है BC ये हो गया, ये भी रेडियस कितना है 42 सेंटीमीटर, ये BC हो गया आपका, ये एंगल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 42 एंड 42 और sin A यानी sin 120 डिग्री, ये कितना हो जाएगा sin 120 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल था, बिल्कुल टाइम नहीं लेता, बट आपको फॉर्मूला पता होता तो आप काफ़ी जल्दी करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, ये कितना आ गया 1/3 22/21, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, 7 इंटू 3 करेंगे 21, ये 42 स्क्वायर माइनस sin 120 की वैल्यू कितना होता है, देखिए sin 120 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हैं,
90 + 30 लिख सकते हैं, और sin 90 + 30 इक्वल टू क्या होता है cos 30, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह पे आप कितना लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं √3/2, इसकी जगह पे कितना वैल्यू आ जाएगा √3/2। तो मैं इसको सॉल्व करके लिख सकता हूँ √3/2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो गया 42 का स्क्वायर, 42 × 42। ये जो डॉट है ना ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये किसका साइन है मल्टीप्लाई का साइन है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। देखिए अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ से मैं 42 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पर कितना रहेगा 22/21, ठीक है, और यहाँ कितना है, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो 42 में 42 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए स्क्वायर है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 21 इंटू एक 42 अंदर ले लेता हूँ और 2, 42 × 2 बचा, देखिए 21 × 2 करूँगा 42 और 42 स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि जो 42 का स्क्वायर है मैंने इसको इस तरीके से ब्रेक कर लिया, 21 × 42 × 2 इस तरीके से ब्रेक कर लिए। इस वाली वैल्यू का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोबारा से, ठीक है ना। तो इसका मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर ऑलरेडी आपका 22 ऊपर है, यहाँ पर आपका 21 आ गया माइनस √3 42 × 2/4। ओके, तो देखिए 21 से आप इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, 4 से 42 कितना हो जाएगा 21, 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आपका जो आंसर निकल के आया फाइनली वो आपका आंसर आ गया 21 × 2 × 2 4, 4 × 22 कितना हो जाएगा 88 माइनस ये कितना आ गया 21 √3। तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, मैच कर लीजिएगा। तो ये आपका आंसर था 126 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड वाला, ठीक है ना। तो ये आपका 126 का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 127 क्वेश्चन में क्या बताया गया है। 127 क्वेश्चन कह रहा है कि P तथा Q का मान क्या होगा जब px³ + x² - 2x - q x - 1 तथा x+1 से पूर्णतः विभाजित होती है। यानी हमें यहाँ पर एक आपका px एक्सप्रेशन गिवन है, या पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं आप, px³ + x² - 2x - q, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपको पॉलिनोमियल कोई गिवन है, ठीक है ना। px³ + x² - 2x - q मैंने px = से मान लिया। यहाँ पर आपका जो x - 1 वह x+1 ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके इस एक्सप्रेशन के क्या है फैक्टर है, क्या है फैक्टर है। तो नॉर्मल सी बात है, जब मैं x = x-1 है तो x = जब मैं ऐसा 1 पुट करूँगा तो px का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। यानी आपका p1 जब मैं पुट करूँगा इसमें तो यहाँ पर p1 का + 1 का स्क्वायर, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये थ्योरम्स है आपकी -q। तो ये p + 1 - 2 - q इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी p1 का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल होगा, ठीक है ना। इसका जो वैल्यू होगा 0 के इक्वल होगा। तो ये आपके पास कितना आ गया p + 1 - 2 - q = 0। तो p - q = कितना आ गया 1 आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आप चाहें तो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपके पास जो इक्वेशन आया है वो p - q = कितना आया 1 आया है। तो आप 4 ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन ले लीजिए जिसमें भी p और q की वैल्यू का डिफरेंस 1 आ रहा हो, p और q की वैल्यू का डिफरेंस 1 आ रहा हो, वही आपका राइट ऑप्शन होगा। तो 127 का आप ऑप्शन थर्ड को चेक कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू का डिफरेंस कितना आ रहा है p और q का 1 आ रहा है, कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो 127 का आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 128। देखिए 128 वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। देखिए इसमें बताया गया है यदि कोई मालिक अपने कर्मचारियों की संख्या 10:9 के अनुपात से कम करता है
यानी पहले 10 थी अब 9 कर दी, ठीक है ना। और उनके वेतन को 11 से 12 के अनुपात से वृद्धि करता है। पहले वेतन 11 था अब 12 कर दिया, ठीक है ना। तो उसके दोनों खर्चों का अनुपात कितना होगा, यानी वह पहले अपने कर्मचारियों को टोटल वेतन कितना देता था और अब कितना देता है, उन दोनों के वेतन का कितना मतलब रेशियो है वो बताना है। यानी उनके दोनों मतलब उसका जो मालिक खर्चा करता था उन दोनों को पैसे देने के लिए कर्मचारियों को, उन दोनों का रेशियो कितना, पहले रेशियो और अब के रेशियो में आपको क्या पूछा, अनुपात पूछा है। तो देखिए मान लीजिए टोटल कर्मचारियों की संख्या 100 है, ठीक है ना। कितना है, 100 है, या 100 भी मत मानिए आप, मतलब आपका जो पहले वेतन था, देखिए मैं आपको बताता हूं। पहले वेतन 10x था, ठीक है ना। सॉरी, ये कर्मचारियों की संख्या है, देखिए दोबारा से देखिए पहले कर्मचारियों की संख्या मान लीजिए 10x थी, ठीक है ना। अब वर्तमान में क्या हुआ, जो मालिक था उसने अपने कर्मचारियों की संख्या 10x से घटाकर 9x कर ली, ठीक है ना। तो वर्तमान कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 9x। ये 10x और 9x आपके क्वेश्चन में गिवन है, 10:9 दे रखा है, जिसमें जो 10x है वो आपका पहले जो कर्मचारी थे वो 10x थे, उनकी संख्या 10x थी। अब मालिक ने कुछ कर्मचारियों की संख्या घटा दी है, अब वो घटकर रह गई है आपकी 9x। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब क्या कह रहा है, उनके वेतन को 11-12 के अनुपात से वृद्धि किया है। यानी पहले वेतन कितना था, 11x था, वर्तमान वेतन कितना कर दिया है, 12x, ठीक है ना। मतलब वो अपने कर्मचारियों को पहले वेतन कितना देता था, 11x, अब कितना दे रहा है, 12x, ठीक है ना। तो अब उसने पूछा है तब उसके दोनों खर्चों का अनुपात कितना होगा। यानी पहले देखिए, पहले कर्मचारियों को वो कितना खर्चा करता था, पहले कर्मचारियों पर किया गया खर्चा, पहले कितना खर्चा करता था वो, देखिए पहले कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, 10x इंटू, और पहले वेतन कितना मिलता था, 11x, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो गया आपका, 110x², ठीक है ना। कितना हो गया, 110x²। अब वर्तमान में क्या है, वर्तमान में कितना खर्चा है मालिक का, मालिक कितने पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कर्मचारियों को। तो वर्तमान कर्मचारियों पर किया गया खर्चा कितना हो जाएगा, देखिए अब वर्तमान में कितने कर्मचारी हैं, 9x, और उनको तनख्वाह कितनी दी जा रही है, वेतन कितना मिल रहा है, 12x। तो 12 नंबर कितना होता है, 1 से 8 होता है x²। अब आपसे ये पहले खर्चा होता था मालिक का, ये वर्तमान में खर्चा हो रहा है मालिक का, तो इन दोनों का आपसे रेशियो पूछा है। तो इन दोनों का जो आप रेशियो निकालेंगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो आपका कितना आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, और 2 से 55 टाइम्स और 2 से 54 टाइम्स, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 55 रेशियो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 55 रेशियो 54। तो 128 का आपका जो ऑप्शन है वो थर्ड सही हो जाएगा, 55 रेशियो 54। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 129 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। देखिए 129 क्वेश्चन में आपको गिवन है a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए, इन तीनों का आपको रेशियो गिवन है 6:7:8, ठीक है ना, 6:7:8। और यहीं पर आपको a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का सम भी कितना गिवन है, 14। तो देखिए
आपसे क्या पूछा है उन्होंने, A/B/C आपसे पूछा है। तो देखिए आपको इसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन में, 12, 14, 16। सेकंड ऑप्शन आपको गिवन है 6, 7, 8। थर्ड ऑप्शन आपको गिवन है 3, 7 एंड 4 एंड लास्ट वन फोर्थ वाला ऑप्शन आपको गिवन है 7, 5, 9। तो देखिए आपसे A/B/C का रेशियो पूछा है। अब इनमें से कोई एक आंसर तो होना तय है आपका। तो देखिए इन तीनों का रेशियो भी ये रेशियो होना चाहिए। तो यदि मैं लास्ट वाले ऑप्शन से आपको समझाऊं फोर्थ वाले से, तो देखिए यदि मैं A की वैल्यू 7 लेता हूँ, B की वैल्यू 5 लेता हूँ और C की वैल्यू 9 लेता हूँ, तो देखिए A+B बराबर कितना होगा, A+B 12, B+C 14 और C+A 16। इनको मैं यदि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूँ तो कितना आएगा, 6, 7, 8। आ गया कि नहीं। तो यही आपका ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाता। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ नहीं करना था, केवल ऑप्शन से ऐसे मिला के ऐड करके चेक कर लेना था। और ये तो डायरेक्टली दिख रहा है आपका 12 और 14 को जब आप ऐड करेंगे 26 का आप करेंगे, 23 कैसे भी नहीं आएगा, 6 यहाँ 6 है 23, ये 13 आएगा, ये 10 आएगा, 5 आएगा। यानी आपका लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, एकदम करेक्ट है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 वाला देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 130। 130 में आपसे कुछ नहीं पूछा गया, आपको एक डायग्राम दिया गया है। ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया गया है और आपसे पूछा है एंगल AEB, एंगल AEB यानी आपको AOB एंगल 60 डिग्री दी है, एंगल AEB पूछा है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे ड्रॉ करते, एक एंगल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना। ये हमने एक एंगल ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। तो आप जानते हैं कि परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का हाफ होता है, कितना हो जाएगा ये 30, कितना हो जाएगा 30। और ये आपका मैं मान लेता हूँ D। अब AEB और D ये आपका क्या हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है ना। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। जब ये 30 हो गया तो ये कितना आ जाएगा आपका 150 डिग्री, कितना आ जाएगा 150 डिग्री। तो एंगल AEB की वैल्यू कितनी आ गई 150 डिग्री। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 131 में आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 30% बट्टा देता है, तो उसका लाभ या हानि क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन था। आप मान लीजिए कि वह व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद कर लाया, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। अब वो क्या करता है 100 रुपए पर 30% अधिक MRP डाल देता है, मतलब अपने आइटम पे इसका 30% अधिक MRP डाल देता है। तो 30% अधिक इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका MRP हो गया। अब जब अपने आइटम को वो सेल कर रहा है तो MRP पे वो कितना डिस्काउंट दे रहा है 30%। जब 30% इस पर लेस देगा तो 39 रुपये कम हो जाएंगे, 39 रुपये कम हो जाएंगे तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा। उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 100 और उसे कितना हुआ सेलिंग प्राइस कितना है 91, तो उसे लॉस कितने का हो गया 9 रुपीज़ का। कॉस्ट प्राइस कितना था 100, इसका परसेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9%, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया 131 का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132। तो 132 क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं था, आपको फैक्टर दिए गए थे x माइनस ए, x माइनस बी एंड x माइनस सी डॉट 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 x माइनस बाई एंड x माइनस जेड। तो ये आपको एलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है जो कि फैक्टर्स में लीनियर फैक्टर्स में दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं है, आपका जो अल्फाबेट होते हैं A to Z तक के फैक्टर दिए गए हैं। तो हमारे टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं 26। तो 26 होते हैं तो टोटल ये फैक्टर्स भी कितने होंगे अपने 26। जब टोटल फैक्टर हमारे पास लीनियर फैक्टर्स 26 है तो उनका प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो x की जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होगी 26। तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी
26, ठीक है ना, यानी x की जो पावर होगी मैक्सिमम वो कितनी होगी 26। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 132 का थर्ड ऑप्शन सही है आपका। अब देखते हैं 133 यानी 133 वाला क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज थे। तो देखिए अपने पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसके हमें रूट गिवन है अल्फा एंड बीटा, इसके दो रूट गिवन है अल्फा कॉमा बीटा। एंड नेक्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है इसी में एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। और इसके हमें रूट्स गिवन है अल्फा अपॉन 2 और 2 बीटा। ओके, तो देखिए तो उसने हमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। हमको यहाँ पर आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि आर का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पर आपको पता है मूलों का योग सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना, कितना होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस पी अपॉन 1 यानी ये कितना आ जाएगा पी आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा आपका, अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा आपका, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है आपका, देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना होता है सी अपॉन ए। तो सी कितना है अपने पास आर और ए का वैल्यू कितना है 1 यानी ये आ गया आर, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पी आ गया और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आ गया आर आ गया। अब यहाँ पर चेक करते हैं अल्फा प्लस बीटा। देखिए तो यहाँ पर जब आप अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो अल्फा और बीटा का वैल्यू आएगा अल्फा अपॉन 2 प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस क्यू अपॉन ए 1 यानी क्यू आ गया, ठीक है ना। और अल्फा इंटू बीटा जब आप करेंगे इस वाली इक्वेशन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो कितना आ जाएगा आर अपॉन 1 यानी आर आ गया, ठीक है ना। तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में यदि आप देखें तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आर और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आर आ रहा है। तो जनरली यदि हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास टोटल 3 इक्वेशन आ गई। एक तो अपने पास आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पी, और यदि मैं इसको सॉल्व करूं और इसे सॉल्व करके लिखूं तो एलसीएम लूंगा तो 4 अल्फा आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप कर लेना अल्फा प्लस 4 बीटा, अल्फा प्लस 4 बीटा और 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा यानी 2 क्यू, ठीक है ना। तो ऐसे इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे इक्वेशन सेकंड और अल्फा इंटू बीटा दोनों में कॉमन है तो ये कितना हो जाएगा आर, कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। आप जब इन दोनों को इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे अल्फा बीटा वाली इक्वेशंस को दोनों को सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, तो यहाँ पे जो आपकी अल्फा की वैल्यू होगी, यहाँ पर जो आपकी अल्फा की वैल्यू आएगी वो अल्फा की वैल्यू आपकी होगी 133। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा अल्फा इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर अल्फा इक्वल टू 2p माइनस क्यू अपॉन 3 एंड बीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2q माइनस पी अपॉन 3, ठीक है ना। आप इन दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा इक्वल टू इतना आएगा, बीटा इक्वल टू इतना आएगा। अब आपसे पूछा क्या है आर का वैल्यू, और आर हमारा किसके बराबर है अल्फा इंटू बीटा के। तो आर इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 2p माइनस क्यू अपॉन 3 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 2q माइनस पी अपॉन 3। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2/9 2p माइनस क्यू और 2q माइनस पी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप मिला लीजिएगा 133 का आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन जहाँ तक है काफ़ी बच्चे से छोड़ के आए होंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी थे कि सर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए 134 वाला जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, मतलब ए के किस मान के लिए स्क्वायर रूट 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू ए होगा। तो देखिए आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है स्क्वायर रूट 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा
इज इक्वल टू ए। ठीक है ना, हमें यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है ना, हमें 4 ऑप्शन गिवन है यहाँ पर। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन 2 -5/2 और 3 -3 और फोर्थ वाला ऑप्शन दे रखा है 3। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना था। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि इसके इक्वल टू ए दे रखा है तो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन का यूज करना था। तो देखिए सिंपली यहाँ पे हमें करना क्या है कि साइन थीटा और कॉस थीटा के मल्टीप्लाई में जो कोफिशिएंट वैल्यू हैं उनका स्क्वायर रूट लीजिए। स्क्वायर करके स्क्वायर रूट, जैसे कि कॉस थीटा का मल्टीप्लाई में कितना कांस्टेंट है, स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, और साइन थीटा का कितना है 1 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट लीजिए, कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 3 और ये 1 कितना हो जाएगा 4। 4 का कितना होता है 2। तो इस इक्वेशन को आप दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना, कितने से 2 से। तो जब आप इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 कॉस थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा इज इक्वल टू a/2। ओके, देखिए अच्छा, स्क्वायर रूट 3/2 कॉस 30 की वैल्यू होता है इंटू कॉस थीटा प्लस ये साइन 30 का वैल्यू होता है इंटू साइन थीटा इक्वल टू a/2। तो ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी का फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, कॉस थीटा माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू a/2। कितना आ गया, a/2 आ गया। ठीक है ना, अब देखिए ये कितना आ रहा है, कॉस आ रहा है। कॉस की जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 तक होती है। तो मेरा जो कॉस का वैल्यू है वो कॉस का वैल्यू कितना आना चाहिए, -1 से 1 के बीच में आना चाहिए। तो अब मैं ऑप्शन लेता हूँ, यदि मैं यहाँ से 0 लेता हूँ, यदि मैं फर्स्ट ऑप्शन लूँ तो ए की जगह पर यदि मैं 0 पुट करूँ तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा माइनस 30 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। और 0 कितने की वैल्यू होती है, कॉस 90 डिग्री की। तो थीटा माइनस 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। यानी यहाँ पर मैंने ए वाला ऑप्शन लिया और ए इक्वल टू मैंने 0 पुट किया तो मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यानी 120 डिग्री आ गई। यानी मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाया। क्यों, क्योंकि मैंने ए इक्वल टू कितना लिया, 0 लिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन को उठा के देखते हैं। मान लीजिए मैंने -5/2 लिया। ठीक है ना, -5/2 लिया तो a/2 है। अब a/2 की जगह पर, a की जगह पर मैं 5/2 रखूंगा और यहाँ 2 है तो ये माइनस का 5/4 हो गया। जब आप इसको डेसिमल में लिखेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, -1 पॉइंट, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, 25। अब आप देख सकते हैं क्या कॉस थीटा माइनस 30 की वैल्यू कभी भी -1.25 के इक्वल आ सकती है। ये इसकी रेंज में ही नहीं आ रही है, इसकी रेंज से बाहर है। ठीक है ना, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए की इस वैल्यू के लिए ये वाली इक्वेशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। यानी मैं यहाँ पर आपकी मेन इक्वेशन लिख देता हूँ, a/2। ठीक है ना, ये आपकी मेन इक्वेशन है। ठीक है ना, तो ए की वैल्यू -5/2 के लिए ये वाली इक्वेशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है ना, अब नेक्स्ट वाला यदि आप देखें तो -3, यदि ए की जगह पर आप -3 रखेंगे तो ये वाली वैल्यू -3/2 यानी 1.5 आ जाएगी, जो कि इस रेंज से क्या है, बाहर है। ठीक है ना, जो कि इस रेंज में लाई नहीं करती है। तो ए की वैल्यू -3, यदि मैं a इक्वल टू -3 रखूंगा तो ये वाली इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है ना, अब 3 रखूंगा, अगर मैं यहाँ पर 3 रखूँ तो 3 से लिए क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो ये 1 से बड़ी हो गई, ये रेंज से बाहर हो गई। तो इसके लिए भी ये इक्वेशन क्या नहीं होगी, सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हमारा यहाँ पर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सॉरी 0 आ जाएगा। तो ए की मतलब a इक्वल टू 0 के लिए ये वाली इक्वेशन क्या होगी, सॉल्व हो जाएगी, यानी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है ना, तो 134 का आपका कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, अधिकतर बच्चे गलत कर गए थे इसको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135 में कुछ नहीं था, आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड यानी प्राप्तांक दे रखे हैं और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, जिसमें से आपको पूछा गया था कि उपर्युक्त सारणी के आधार पर यदि, ठीक है ना, इंटरवल दे रखा है 20 से 30 वर्ग अंतराल की बारंबारता p है तो 40 से 50 की q हो तो p q का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, आपको यहाँ पर अंतराल दे रखा है, मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या लिख रहा हूँ, आप मिला लीजिएगा, इसका आंसर आपका 1 आएगा। यानी यहाँ पर आपकी जो p की वैल्यू होगी, मैं वैल्यू लिख देता हूँ, p की जो वैल्यू होगी वो 30 - 7 = 6 आ जाएगा, और जो q का वैल्यू होगा आपका 40 50, यानी यहाँ पे 21 - 16 यानी 5 आ जाएगा, और जब आप p - q का डिफरेंस निकालेंगे तो 6 - 5 = 1 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, आप मैच कर लीजिएगा। तो 135 का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। 136 देखिए, 136 में कुछ नहीं है, जिसने ये पूछा यदि वर्ग समीकरण x² - px + 54 = 0 के ऋणात्मक मूल 2:3 के अनुपात में हो तो p का मान क्या होगा। आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ कराने की जरूरत नहीं है। इसमें p का जो मान होगा वो -15 आ जाएगा, यानी ऑप्शन फोर्थ वाला आपका सही होगा। 137 देखते हैं। 137 में वो ये कह रहा है यदि किन्हीं दो संख्याओं a और b का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य बराबर हो तो a और b का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, यदि आप इसको सॉल्व करें, वैसे आपका इसका हमेशा a और b इक्वल टू कितना होता है, b होता है। जब भी कभी यदि आपको कभी भी दे रखा हो कि दो संख्याओं का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बराबर हो कभी भी, तो हमेशा वो दोनों संख्याएं आपस में इक्वल होती हैं, यानी बराबर होती हैं। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए, मैं इसको प्रूव करता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई दो संख्या है a और b, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन कितना होगा, आपका समांतर माध्य कितना होगा, a + b, और वही इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, a + b, कितना होगा, a + b होगा। ठीक है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करने के बाद में a + b का होल स्क्वायर हो गया, ये 4ab हो गया। इसको होल स्क्वायर को ओपन करेंगे आप तो a² + b² + 2ab इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4ab। आप 4ab को इधर लेके आएंगे तो 2ab में से -4ab जाएंगे तो -2ab बचेंगे। तो ये आपकी फॉर्म बन जाएगी a² + b² - 2ab = 0। ये क्या बन गया, a - b का होल स्क्वायर = 0। तो आपका क्या आ गया, a - b = 0, तो इक्वल टू कितना आ गया, b। ठीक है ना। तो आपका जो 137 वाला क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 वाला सही हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, = b। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 138 क्वेश्चन देखते हैं। तो 138 क्वेश्चन में हो जाएगा आपका, देखिए इसमें कह रहा है कि यदि तीन बिंदुओं O, A तथा B के निर्देशांक क्रमशः 0, 0, 0, 3 तथा 5, 0 हो तो त्रिभुज OAB के परिवृत्त का केंद्र त्रिज्या होगी। तो देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, एक दिया गया है, ऐसे बना लेते हैं, ये है ओरिजिन 0, 0, और एक दिया गया आपको 5, 0, और एक दिया गया आपको 0, 3। ठीक है ना। तो ये आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना था, ये आपका सर्किल हो जाएगा, और ये आपका ट्राइंगल है। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्राइंगल हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो आपका ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, मतलब ये आपका क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। तो ये आपको इसमें करना क्या है, ये आपका सर्किल है। ठीक है ना, इसमें ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये ओरिजिन पे आपका। ठीक है ना, तो ये आपका क्या होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और ये आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा किस में बनता है, सेमी सर्किल में हमेशा कैसा ट्राइंगल बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, सेमी सर्किल हो गया। ये क्या हो गया, सेमी सर्किल हो गया यहाँ पर। तो इसका जो हम सेंटर निकालेंगे
तो सेंटर निकालेंगे तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, इनको एक्स एक्स को ऐड करके आप कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा सेंटर क्या हो गया, ओ सेंटर हो गया। तो यहाँ पर सर्क्यूम सेंटर के जो हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इसके ओ के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे, 0+5/2 कॉमा 0+3, ठीक है ना, 0+5 + 0+3/2 यानी 5/2 कॉमा 3/2। ये क्या आ गए आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए, किसके आ गए, सर्क्यूम सेंटर के, ठीक है ना। जो ट्रायंगल के सर्क्यूम जो ट्रायंगल बना हुआ है उसके क्या आ गए, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाहर 5/2 और 3/2। अब हमसे पूछा गया है रेडियस क्या होगी, तो ये सर्किल ड्रॉ हुआ है, इस सर्किल का रेडियस कितना होगा। तो हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आई गए हैं, तो किन्हीं दो पॉइंट्स के इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं ABC, तो OA का डिस्टेंस निकाल ली, वही हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर रेडियस निकालेंगे, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ जगह है। तो रेडियस निकालूंगा, रेडियस यानी OA को ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका रेडियस, तो रेडियस हो जाएगा आपका 0 - 5/2 का स्क्वायर एंड 3 - 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 25/4 और ये आपका 2 × 3 6 यानी 3/2 का 9/4 हो जाएगा। 25 और 9 कितना हो गया 34। तो ये 34/4 आ गया आपका, तो ये आ गया 34/2। तो रेडियस कितना आ गया आपका सर्कम सर्किल का, √32 34/2। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन कितना सही हो जाएगा आपका, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 139 में आपको बताया गया है कि दो सिक्के एक साथ उछालने पर एक भी हेड ना आने की प्रायिकता होगी, यानी आप 2 कॉइन्स को क्या करते हैं, टॉस करते हैं। तो देखिए 139 में कुछ नहीं, आप जब 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो देखिए आपके जो सैंपल स्पेस बनते हैं HH, HT, TH और TT, ठीक है ना। तो उसने आपसे पूछा क्या है कि एक भी हेड ना आए, एक भी हेड ना आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी, इसमें एक भी हेड नहीं है। तो टोटल सैंपल कितने हो गए अपने पास 1, और टोटल सैंपल स्पेस में टोटल सैंपल कितने 1 2 3 4। तो आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140 में क्या कह रहा है, यदि n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करे तो निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा n की पावर 100 ग्रेटर देन 1, यानी यह गलत है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्या है, गलत है। बाकी के 3 ऑप्शन आपके सही है। तो 140 का आंसर मिला लीजिएगा, इसका सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। 141 देखते हैं। 141 वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन गलत है। ये आपका क्वेश्चन गलत डाला गया है इसमें। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। 141 को देखते हैं, थोड़ा डीपली डिस्कस करते हैं। 141 यहाँ पर आपको वैल्यूज दिया गया है 2 की पावर x = 3 की पावर y = 6 की पावर z, ठीक है ना। और आपसे पूछा गया है कि -1/x + 1/y + 1/z का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए 2 की पावर x इसके इक्वल टू आप मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट मान लीजिए, हमने मान लिया p, ठीक है ना, मैंने लेट कर लिया p मान लिया। तो 2 की पावर x = p करूँगा तो 2 = कितना हो जाएगा, p की पावर, सॉरी देखो यहाँ पर कितना है 2 की पावर x है, और जब इस पावर को मैं इधर ले जाऊंगा तो 1/x हो जाएगा। सिमिलरली 3 की पावर y = p है, तो 3 = कितना हो जाएगा, p की पावर 1/y। सिमिलरली 6 = कितना हो जाएगा, p की पावर 1/z। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यदि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ आपस में 2 × 3 तो कितना आ जाएगा, p की पावर 1/x इंटू p की पावर 1/y, p की पावर 1/x + 1/y। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये कितना आ गया 6।
कितना आ गया 6 आ गया, यानी 6 इक्वल टू पी की पावर 1/x प्लस 1/y आ गया। और 6 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, पी की पावर 1/z, पी की पावर 1/z, तो पी की पावर 1/x प्लस 1/y। जब हमारे पास दो वैल्यूज इक्वल में दे रखी हो और उन दोनों के बेस क्या हो, इक्वल हो, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा 1/z इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका रियलिटी में जो होना चाहिए था वो 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z इक्वल टू कितना होता, आपका 0 होता। यानी 1/x प्लस 1/y इक्वल टू कितना होगा 1/z, जहाँ पे कि आपका दे दिया है माइनस के 1/x, यानी इन्होंने दिया है क्या 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 1/x, जो कि आपका ये गलत है। तो आपका जो मैच करेगा ये वाला होगा। अब आयोग के ऊपर है वो क्या देखता है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन आपका डाउट में ही है, लेकिन इसका जो करेक्ट सॉल्यूशन होगा वो आपका ये होगा, आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 142 में आपसे पूछा गया है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, यदि इन संख्याओं का औसत 6 है तो इन संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। यानी मान लीजिए 142 क्वेश्चन है, कोई दो नंबर्स है ए और बी, इन दोनों का प्रोडक्ट 42 है और इनका जो औसत है वो आपको कितना गिवन है 6 गिवन है, यानी a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है ना। तो आप जनरली इसको a इंटू बी इक्वल टू 42 है और a प्लस बी इक्वल टू 12 है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जब a प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे तो आपका a और b का जो वैल्यू होगा वो 8 और 4 आएगा, ठीक है ना। आप सॉल्व कर लेना, मैं यहाँ पे करा देता हूँ। a का वैल्यू 8 आएगा और b का वैल्यू 4 आएगा, ठीक है ना। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू 8 b इक्वल टू 4 आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करके फिर उसने पूछा क्या है, तो इन संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, तो इन संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। तो देखिए 8 का क्यूब कितना होता है 512, 4 का क्यूब कितना होता है 64। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 576 आ जाएगा। यानी इस वाले क्वेश्चन का आपका जो आंसर सही होगा सेकंड वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143 में आपका कुछ नहीं था, आपको डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। ये वाला आपको ऑप्शन गिवन है इस तरीके से, और इसमें आपको इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है ना। डायग्राम थोड़ा करेक्ट नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो आंसर होगा वो आपका AD प्लस BC होगा, आप मिला लीजिएगा, ठीक है ना। AD प्लस BC इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 143 का आपका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और सिंपल था। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना था, आपको जो साइन थीटा का कोफिशिएंट है 1 का स्क्वायर और कॉस थीटा का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकाल देना था बस। तो ये कितना आ जाएगा 1 + 1 कितना आ गया स्क्वायर रूट 2, कितना आ गया स्क्वायर रूट 2 आ गया, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 144 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ये प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। इस तरीके का जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होता है तो जब हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो इसका निकालने का यही प्रोसीजर होता है कि साइन थीटा के जो भी कोफिशिएंट होते हैं उनके स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 145। तो 145 से हमने क्या पूछा है, 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिनों में बना सकते हैं। यदि 14 मजदूर और लगा दिए जाएं तो वे पूर्ण कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो सिंपल था, देखिए 21 मजदूर किसी वर्क को 25 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वहीं पर यदि 14 मजदूर और बढ़ा दिए जाएं, यानी पहले कितने मजदूर थे अपने पास 21, अब 14 और बढ़ाएंगे तो 21 और 14 कितने हो जाएंगे 35। तो यही 35 मजदूर अब इसी पूरे काम को कितने दिनों में खत्म कर लेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए x डेज में खत्म कर लेंगे, हमने मान लिया वर्क एक है, यहाँ भी वर्क एक है, दोनों बराबर हो गए, ठीक है ना।
तो 7 से काटेंगे 5 टाइम्स, 7 से 3 टाइम्स, ठीक है ना, और 5 से 25 5 टाइम्स कटेगा तो x इक्वल टू कितना आ गया 15 डेज। तो कितने दिनों में कार्य को पूरा कर लेंगे 15 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 146। 146 में देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना था, आपको सिंपली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। यहाँ पर आपकी दो इक्वेशन बनती, एक बार मोड के लिए पॉजिटिव साइन लेते, एक बार नेगेटिव साइन लेते। जैसे कि यहाँ पर दो इक्वेशन बनती एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और दूसरा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बनता, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके 4 रूट निकल कर आते, 4 रियल रूट निकल कर आते। मैं चारों को एक साथ लिख देता हूँ, -2 2 -3 +3। ये इसके 4 रूट आते, 2 इसके आते, 2 इसके आते, टोटल 4 रूट्स आते। और इन सभी रूट्स का सम पूछा है आपसे, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी रूटों का सम क्या होगा, यानी योग क्या होगा। तो आप इनको टोटल ऐड करेंगे, -2 + 2 -3 + 3 = 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 146 का जो आपका ऑप्शन 4 सही है, 0 वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 147। देखिए 147 में क्या है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है 2 sin x + 4 cos x + 3। तो आपसे उसने पूछा है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो गिवन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस, ठीक है ना। तो देखिए आपको 3 से यहाँ पर कुछ मतलब नहीं रखना है, ओनली मैंने जैसा अभी आपको बताया कि आपका जो ये वाला पार्ट है इसको सिंपली देखिए, कभी भी आपको a sin थीटा b cos थीटा या कुछ भी ऐसे लिखा हो a cos थीटा + b sin थीटा कुछ भी हो, तो हमेशा इसको जब भी निकालना है a² + b², बस ऐसे आपको निकाल देना। ये आपका क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू होता है, क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 + 4 कितना होता है 20, ठीक है ना। कितना होता है 20, और 20 का जब आप स्क्वायर रूट को करेंगे परफेक्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2√5 + 3 कितना है +3। तो आपका ये कितना हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया एक्सप्रेशन का 2√5 + 3। तो 147 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 सही होगा, 2√5 + 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 148। 148 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एक वृत्त की जीवा इसकी त्रिज्या के बराबर है, इस जीवा के द्वारा वृत्त के लघु चाप के किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण कितना होगा। यानी आपको एक सर्किल गिवन है, ठीक है, इस सर्किल का सेंटर O है, ये जीवा है, ठीक है ना। इस जीवा की जो लेंथ है यानी लंबाई है वो इस रेडियस के बराबर है, यानी मान लीजिए रेडियस आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, यानी ये तीनों इक्वल है, ठीक है ना। ये जीवा ए भी गिवन है, ठीक है ना। तो आपको पता है ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ठीक है ना, तो उसके जो तीनों एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, यानी ये वाला एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री का होगा, ठीक है ना। ये एंगल कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। अब क्वेश्चन में उसने हमसे ये पूछा है कि इसी जीवा के द्वारा वृत्त के लघु चाप के किसी बिंदु पर, लघु चाप यानी ये वाला, यहाँ पर कोई भी पॉइंट मान लीजिए, लघु चाप के किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण कितना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये एंगल होगा, ये वाला एंगल, इसको P मान लीजिए, यानी एंगल APB का हमसे क्या पूछा वैल्यू पूछा है। तो देखिए ये एंगल कितना है, एंगल OAB 60 डिग्री है। यहाँ पे मान लीजिए मैंने कोई भी एंगल ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, तो परिधि पे बना कोण, केंद्र पे बने कोण का क्या होता है हाफ होता है, तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और इसको मैंने नाम दे दिया D, ठीक है ना। तो APBD ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स का सम, अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 30 है तो ये कितना आ जाएगा 150,
तो एंगल APB की वैल्यू कितनी आ गई? 150 डिग्री। तो ये आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149। इसमें क्या कहा गया है? देखिए, एक शंकु और एक अर्धगोले के समान आधार तथा समान आयतन है, तो शंकु की ऊंचाई और गोले की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? वेरी सिंपल। देखिए, ये कौन गिवन है आपके पास? शंकु गिवन है, ठीक है ना। यहाँ पे जो इसका बेस है और एक सेमी हेमी-स्फीयर है, ठीक है ना। यानी आपके पास क्या है? अर्धगोला है, इसका जो बेस है वो दोनों का क्या है? बराबर है। यानी इसका जो कोन का जो बेस है और सर्किल का जो बेस है वो दोनों बराबर है। तो मैं मान लेता हूँ इस कोन के बेस की जो रेडियस है वो R है और इसकी भी क्या होगी? R होगी, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। ठीक है ना। ये भी R, ये भी R, ठीक है ना। साथ में ही आपको एक चीज और गिवन दे रखा है, वो क्या है कि इन दोनों के जो वॉल्यूम है वो भी इक्वल है। क्या है? दोनों के वॉल्यूम भी क्या है? इक्वल है। तो कोन का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई R स्क्वायर H। क्या होता है? 1/3 पाई R स्क्वायर H। और आपके गोले यानी स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई R क्यूब। बट यहाँ पर आपको क्या गिवन है? हेमी स्फीयर, इसीलिए आपके गोले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 पाई R क्यूब। कितना हो जाएगा? 2/3 पाई R क्यूब। ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया है कि हाइट और रेडियस का रेशियो क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2R से 3R में कट जाएगा, एक R इधर बचेगा। ठीक है ना। तो इधर कितना रह गया? H, और इधर आपका क्या रह गया? 2R। तो H/R इक्वल टू 2/1। तो H और R का जो रेशियो होगा वो 2:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 149 का थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 150। यही सॉल्व करा देता हूं। देखिए, सिंपल क्वेश्चन है 150। आपसे पूछा गया है 1/3, 5/6, 2/9 एंड 4/27 का एलसीएम क्या होगा। आपसे इसका क्या पूछा गया है? एलसीएम पूछा गया है। ठीक है ना। तो आपको पता है जब भी हम फ्रैक्शन वाले नंबर्स का एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है। यदि एलसीएम की बात की जाती है तो आपके जो न्यूमरेटर्स होते हैं यानी अंश वाली जो संख्या होती है उनका क्या निकाल देते हैं? एलसीएम। और नीचे जो बेस होता है डिनोमिनेटर होता है आपका जो हर होता है उसका क्या लेते हैं? एचसीएफ। ठीक है ना। तो एलसीएम की कंडीशन में क्या होता है? इनका क्या लेंगे हम? एलसीएम। तो एलसीएम किसका लेंगे? 1, 5, 2, 4 एंड एचसीएफ किसका लेंगे? 3, 6, 9 और 27। तो आपके पास टोटल कितना आ गया? ये 20 हो गया एलसीएम और एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर। ठीक है ना। तो ये आपका जूनियर सुपर टेट का मैथ का सॉल्यूशन था जो मैंने आपको कंप्लीटली सॉल्व कराया है। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन है जो मेरी समझ में नहीं आया है तो आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो यदि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और सॉल्यूशन बहुत ही ज़बरदस्त लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे जो मैं आपको साइंस का जो सॉल्यूशन देने जा रहा हूं उसका अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।